Good morning students. Today we will discuss energy system of earth. बच्चे एनर्जी सिस्टम यानी हमारे अर्थ पर बहुत सारी सिस्टम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स जो है चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि हमारे अर्थ पे 70% हमारा ओशन है और 30% जो है वो लैंड पार्ट है। लैंड पार्ट में भी कई माउंटेन्स हैं, कई प्लेन्स हैं, कई वैलीज हैं, ओशंस में भी कई सीज हैं, कई रिवर्स हैं। तो ये जो सारे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये क्या शुरू से बन रहे थे वैसे ही आज तक है? नहीं, इनमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ओशन जो है वो सूखकर डेजर्ट्स बन गए हैं, तो कहीं पर जो है वो ओशंस कन्वर्ट हो गए। इट मीन्स जो लैंडफॉर्म्स है कंटिन्यूसली दे विल वर्किंग। ठीक है, तो ये जो वर्क हो रहा है इसके पीछे कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है? मेनी फोर्सेस कंटिन्यूसली वर्क टू चेंज द लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये जो लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं इसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस या एनर्जी वर्क कर रही है। उन्हीं फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉल्ड मोल्डिंग फोर्सेस। ठीक है, ये जो फोर्सेस है इनकी वजह से लैंडफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं मोल्डिंग फोर्सेस। बेसिकली ये जो मोल्डिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि सरफेस पे या अर्थ पे वर्क कर रहे हैं, ये दो तरीके के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस एंड एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस। सो बच्चे टुडे वी विल डिस्कस इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस। इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस में क्या है? ये जो इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस मतलब जो अर्थ के सरफेस के नीचे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमें बाहर से अपीयर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये अपना कंटिन्यूसली वर्क जो है वो अंदर से कर रहे हैं, जो कि हमें काफी समय के बाद फील होते हैं। ये क्यों होते हैं? इट इज ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स। क्योंकि हमने से पहले वीडियो पढ़ा था, जो मेंटल थी, क्रस्ट थी, उसमें बहुत सारी रॉक्स जो वो फ्लोटिंग स्टेजेस में है। तो वो जो रॉक्स हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कभी एक्सपेंड हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और उसकी वजह से कंटिन्यूसली मूव भी करती है। तो उन्हीं में ये फोर्सेस वर्क करते हैं। ये जो फोर्सेस है ये भी टू डायरेक्शंस में वर्क करते हैं। फर्स्ट परपेंडिकुलर और सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये हमारी अर्थ है तो यहाँ सेंटर से एक तो करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे, और एक करते हैं हॉरिजॉन्टल जो कि जैसे ये कह लीजिए कि पैरेलल। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है इसकी वजह से हमारे जो अर्थ की फॉर्म्स हैं या सरफेसेस हैं वो कहीं से एलिवेटेड मतलब कहीं से ऊंची हो जाती है, कहीं से नीचे हो जाती है। एलिवेट हो जाती है तो वो क्या बनाती है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है, ये बनाती हैं। अगर वो डीपर मतलब ओशन की तरफ नीचे की तरफ वर्क करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? आपके ओशंस हैं, रिवर्स हैं। तो इस तरीके से ये जो इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस हैं इनसे हमारे लैंडफॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है। लेकिन सेकंड जो है हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, कि जब ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो ये हमारे थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो रॉक्स है वो शेक करने लगती है, शेक मतलब हिलने लगती हैं, और इसी वजह से ये हार्मफुल होते हैं। इनकी वजह से कुछ डिजास्टर्स फिनोमिनास क्रिएट होती हैं, जैसे वॉल्केनोस हैं, अर्थक्वेक्स हैं, सुनामीज हैं। ये सारे इंटरनल मोल्डिंग फोर्स के हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण क्रिएट होती है। अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे वॉल्केनो। बच्चे आप लोगों ने एसएसटी में जानते हैं वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। ठीक है, नाम से लग रहा है जिसमें से बहुत सारी ज्वाला बाहर आती है। तो ये क्या है कि वॉल्केनोस जो है इट कॉजेज टर्बुलेंस इनसाइड द अर्थ। यानी ये क्यों होती है? जब हमारे अर्थ के नीचे जो रॉक्स है उनमें डिस्टर्बेंस होता है। टर्बुलेंस मतलब वो एक दूसरे से टकरा रही है या वो एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से नीचे जो है बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से जो अर्थ की का जो वो पार्ट है नीचे का वो क्या करने लगता है? हिलने, शेक करने लगता है, और उसकी वजह से जहाँ से भी क्रस्ट जो है वो थिन होती है, पतली होती है, वहीं से एक नैरो होल, एक कीप जैसे स्ट्रक्चर का एक नैरो पैसेज बन जाता है। ठीक है, इस पैसेज से ही स्मोक, ऐश, वेपर्स, गैसेस बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आता है, और इसके साथ साथ मॉर्टन मैग्मा जो कि लावा कहलाता है वो भी एकदम से स्प्रेड होता है। स्प्रेड होकर वो यही सरफेस पे जमना शुरू कर देता है, और ये जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब ये मान लीजिए पूरी की पूरी कॉलोनीज अगर यहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, ये जो है वॉल्केनो जो है, अगर हम वॉल्केनो में पढ़े, वॉल्केनो इज एन एक्टिव एंड इनएक्टिव। वॉल्केनो जो है वो अलग अलग तरह के बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में वॉल्केनोस पाए जाते हैं। कुछ तो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव मतलब जिनसे लगातार कुछ समय में बार बार लावा निकलता रहता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ है इनएक्टिव जिनमें से पहले कभी
लावा वगैरह बाहर निकला है, लेकिन अब काफ़ी समय से वो एकदम इनएक्टिव पड़े हैं। अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें तो पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड्स हैं उनमें बहुत सारे न्यूमरस वॉल्केनोज जो कि लगातार अपना काम कर रहे हैं। हालांकि वॉल्केनो से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, लेकिन कई बार इनसे कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज भी लाइक सल्फर, बॉरिक एसिड जैसे सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग से गर्म पानी के झरने हैं वो भी कहीं ना कहीं वॉल्केनोज के कारण ही बनते हैं। वॉल्केनो के बाद सेकंड बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी वही आपके हॉरिजॉन्टल इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस के कारण होते हैं। आपको अगर अर्थक्वेक कह रहे हैं, आप सब फील करते हैं भूकंप आना हम जिसे कहते हैं, जिसमें हमारी अर्थ में एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और उसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो शेक करने लगती है। अब शेक वो कैसे कर सकती है, अप एंड डाउन और टू एंड फ्लो, ठीक है, दोनों तरीके की शेकिंग जो है वो हमारी अर्थक्वेक ही कहलाती है। तो बेसिकली शेकिंग ऑफ अ सरफेस टू एंड फ्लो और अप एंड डाउन किसी भी मैनर में हो सकती है। हमारी अर्थ चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, दोनों ही तरह की हमारे अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक जो है वो भी ऑब्वियस है टर्बुलेंस इनसाइड द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर की प्रोसेस है कि अंदर की जो रॉक्स हैं, ठीक है, आपको मालूम है हमारे बहुत सारी रॉक्स हैं, तो वो आपस में जब टकराती हैं तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जिस पार्ट पर सबसे पहले टकराते हैं या वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हमारे सरफेस के नीचे इस पार्ट पे रॉक्स टकराई, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के कारण ये जो पार्ट है वो शेक करने लगा, तो ये एपिसेंटर पार्ट है। और इससे जो वेव्स चारों तरफ निकलती हैं, ठीक है, तो निकल के सरफेस पे जब ये यहाँ तक आती हैं तो इस पार्ट पे हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक जो है सिस्मोग्राफ जो डिवाइस है उससे मेजर किया जाता है। इसमें सिस्मोग्राफ में ही रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिचर स्केल भी हम बोलते हैं, रिचर स्केल से हम इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है कौन सा है, सिस्मोग्राफ, और स्केल कौन सा है आपका, रिचर स्केल, जो कि सिस्मोग्राफ का ही एक पार्ट है जिसमें 0 से लेकर 10 तक की रीडिंग होती है। जनरली ये माना जाता है 4 तक की जो अर्थक्वेक शेकिंग वाइब्रेशंस हैं वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती और वो हमें कई बार फील भी नहीं होती, लेकिन 4 से लेकर 5.5 तक थोड़ा सा ऐसे होता है हल्के झटके, जिससे कोई हार्मफुल यानी कहीं पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन 5.5 के बाद का जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनसे कई बार लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल, मतलब लाइफ हमारा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। 7, ठीक है, 7 के बाद के जो है ये हम कहें कि 7 के बाद का बहुत डिवास्टिंग नेचर के होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर, जिससे कि पूरा का पूरा एरिया जो है तबाह हो जाता है। हालांकि अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हमारे तिब्बत है, नेपाल है, ये जो पार्ट है इनमें बहुत ज़्यादा न्यूमरस अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। उनका रीजन है क्योंकि आपको इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि हमारी अर्थ में जो है 29 टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिनमें से 6 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनमें कि हमारे कॉन्टिनेंट्स सिचुएटेड है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है धीरे धीरे क्या कर रही है, ऑब्वियसली मूव कर रही है। तो कई बार कहते हैं कोई टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आ गई तो कॉलिशन हो गया, कई बार एक दूसरे से दूर हुई तो इनमें कॉलिशन हुआ। तो कहीं ना कहीं इन कॉलिशंस के कारण ही इनमें ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स में भी बाउंड्रीज होती हैं। तो जो बीच की बाउंड्रीज होती हैं वो होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जो कि हमारे हार्मफुल नहीं होती। उसके अलावा एक होती है डाइवर्सिंग और दूसरी होती है कॉन्वर्सिंग, ठीक है, ये हम थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों होती हैं डाइवर्सिंग और कॉन्वर्सिंग, मतलब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है या पास आ रही है। इसके अलावा इनकी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इन पे ये पाई जाती है। तो ये बहुत डिवास्टिंग नेचर की होती है, इन्हीं के कारण अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक के कॉजेज क्या है, मैनमेड भी है, नेचुरल भी है। नेचुरल तो हमारा ये टेक्टोनिक प्लेट्स वाला है, और मैनमेड क्या है, एक्सप्लोजन, जैसे हम एटॉमिक पावर ये परमाणु विस्फोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर अर्थ के नीचे करते, तो वो कहीं ना कहीं उन रॉक्स को डिस्टर्ब करती है, उनके अरेंजमेंट को नुकसान करती हैं और इस वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तिब्बत, नेपाल, ये बहुत ही हमारे जापान, ये हमारे बहुत ही हाई रिस्की एरियाज हैं। इंडिया में भी कहें तो इंडिया में भी हमारे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि बहुत हाई रिस्क होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमालय, कुछ उत्तराखंड वगैरह। कुछ जो जोन है वो लो रिस्क एरियाज में भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अब जो लो पंजाब है, हरियाणा है, ये लो रिस्क एरियाज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में ही आए, आपके बाकी जगह डर नहीं है। कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में जो हमारा आया था 1973 में,
वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स था, जबकि वो तो इस लो रिस्क और हाई रिस्क दोनों में नहीं था, और उसमें लगभग 3 लाख पीपल्स की डेथ हो गई थी। इसके अलावा गुजरात में भुज में आया था, आप उस समय में लातूर में आया था अक्टूबर में। तो ये जो सारे एरियाज हैं, ये सारे हालांकि लो रिस्क के पास है, पर फिर भी इनमें भूकंप आ सकते हैं, ये जो है अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। देन इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे सुनामीज। सुनामीज जो है they are the rise of very high waves with a high energy, यानी इसमें समुद्र से उठने वाली वो लहरें हैं जो कि बहुत ऊंचाई तक आती हैं और उन बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आती हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये जो सुनामी वर्ड है ये जापानीज वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है कि इट इज़ अ वेव ऑफ अर्थक्वेक इन द ओशियन, यानी ये माना गया कि सुनामी का जो है वो कॉज क्या है, एन अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 7 एट द बॉटम ऑफ ओशन इज एन प्राइम कॉज, कि जब ओशन के बॉटम में, ठीक है, 7 और 7 से ज़्यादा का अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर जो वेव्स उठती हैं वो सुनामी का रूप ले लेती है। ठीक है, अब ये जो वेव्स आती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए ये ओशन से है तो क्या होगी, एक तो ओशन की तरफ जा रही है और एक कोस्ट की तरफ जा रही है। जो ओशन की तरफ जाएंगे तो वो तो हमारे हार्मफुल नहीं, क्योंकि ओशन में जाके मर्ज हो जाएंगी, लेकिन जो कोस्ट की तरफ मतलब बैंक्स किनारों की तरफ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पाते हैं, उन्हीं को हम सुनामीज बोलते हैं। जन धन की माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, पहले तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी तो हम वार्निंग्स नहीं बता पाते, लेकिन अब तो क्या है वार्निंग्स दे देते हैं तो लोगों को वहाँ से खाली कर देते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सारे साधन रखती है। इसके लिए मेन जो नाम है वो NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो है ये कम्प्लीटली इसके ये कहें डिवोटेड है। ठीक है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो पहले ही अलर्ट कर देते हैं और हम लोग अपने बचाव के सारे काम कर लेते हैं। सो आई होप बच्चे आपको ये तीनों प्रोसेस इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस की समझ में आ गई होंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस। टिल देन हैव अ गुड डे।